बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम प्यूरिटन एज को डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ का ये 6 लेक्चर है। अगर आपने मेरे फर्स्ट 5 लेक्चर नहीं देखे तो वो भी लाजमी देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 17वीं सेंचुरी को हम 2 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। उसका जो फर्स्ट हाफ है उसको हम प्यूरिटन एज है, जिसको एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, 1600 टू 1660 का ड्यूरेशन है जिसका। और जो इस 17वीं सेंचुरी का जो दूसरा पीरियड है उसको हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, जिसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1660 टू 1700 है। अब प्यूरिटन एज को फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे है जैकोबन पीरियड 1603 टू 1625। दूसरे नंबर पे है कैरोलाइन पीरियड 1625 टू 1649। और थर्ड नंबर पे है कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसको प्यूरिटन इंट्रैग्नम जो है वो भी कहा जाता है, 1649 टू 1660। तो इस तरह से ये हमारा पीरियड की जो है वो डिवीज़न है प्यूरिटन एज की, ठीक है, जिसको हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। अब इस एज की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है पॉलिटिकल एंड सोशल हिस्ट्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स वन एंड चार्ल्स वन। ये दोनों किंग थे इस एज के। सो जेम्स वन वॉज द कज़न ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन का ये कज़न था, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने शादी नहीं की थी तो उसका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसके बाद जो है वो किंग कौन बना इंग्लैंड का, उसका कज़न जेम्स वन बना। एंड हिज पीरियड इज़ कॉल्ड जैकबन पीरियड इसको कहा जाता है, क्योंकि नेम जो जेम्स है उसको लैटिन में जैकबस कहा जाता है। सो उस लिहाज से इस पीरियड को जैकबन पीरियड कहा जाता है। एंड ही वॉज ऑल्सो द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का भी किंग था, और वहाँ पे उसको जो है वो जेम्स 6 के नाम से जाना जाता था। तो जब इंग्लैंड का ये किंग बना तो फिर ये जेम्स 1 के लिहाज से लोग इसको जानने लगे। क्रिश्चियन था रिलीजन के लिहाज से। और अगर हम सेक्ट्स देखें तो उस टाइम इंग्लैंड में 2 सेक्ट्स थे, कैथोलिसिज्म और प्यूरिटनिज्म, ठीक है। तो ये कौन था, ये प्रोटेस्टेंट था, ये प्रोटेस्टेंटिज्म को प्यूरिटनिज्म को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोटेस्टेंट था सेक्ट्स के लिहाज से। तो ये डिप्लोमेट था, बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, एक्सपीरियंस था उसको अपने काम में। तो इसने सिचुएशन, क्योंकि इस टाइम भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे वो इसके ख़िलाफ़ थे, प्यूरिटनिज्म मूवमेंट पीक पे थी, लोग जो है वो चर्च में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे। तो लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था तो इसने सिचुएशन को किसी न किसी तरह से हैंडल किया हुआ था, और इसने प्रोटेस्टेंट लेडी से ही शादी की थी। अब ये भी मोनार्की पे बिलीव करता था और ये समझता था कि जितने भी किंग्स हैं, ठीक है, वो खुदा के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके हाथ में ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। लोग उनको, आपको पता है किंग्स तो चाहते ही ये हैं, ठीक है, कि लोग जो भी करें वो उनके मतहत होके ही करें, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन इसके बावजूद भी इसने सिचुएशन को किसी न किसी हद तक संभाला हुआ था, क्योंकि ये प्यूरिटन मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट थी और लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही थी, लोग मोनार्की के ख़िलाफ़ होते जा रहे थे, लेकिन इसने अपनी समझदारी से इस सिचुएशन को किसी न किसी हद तक हैंडल किए रखा। नेक्स्ट हमारे पास है जेम्स वन का बेटा चार्ल्स वन किंग बन गया 1625 के बाद, ठीक है। और इसके पीरियड को हम कैरोलाइन पीरियड कहते हैं, क्योंकि लैटिन में जो चार्ल्स नेम है उसको कैरोलस कहा जाता है, इसलिए ये पीरियड कैरोलाइन पीरियड कहलाता है। और ये भी अपने फादर की तरह क्रिश्चियन था, प्रोटेस्टेंट था, ठीक है। और लेकिन इसने गलती ये की कि इसने कैथोलिक लेडी से शादी कर ली, लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि उस टाइम कैथोलिसिज्म और प्यूरिटनिज्म जो थी ये 2 मूवमेंट्स थी, रिलीजियस मूवमेंट थी, ठीक है। तो ये दोनों सेक्ट्स थे बेसिकली। तो ये बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपस में एक ख़िलाफ़ थे। तो इसने प्रोटेस्टेंट से नहीं बल्कि एक कैथोलिक लेडी से शादी कर ली, तो लोग इसके और ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए थे। और ये अपने बाप की तरह इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो ये सिचुएशन को उस तरह से हैंडल नहीं कर सका, ना रिलीजियस सिचुएशन को संभाल सका, ना सोशल ना पॉलिटिकल को, जिसका अंजाम क्या हुआ कि सिविल वॉर का सामना करना पड़ा 1642 टू 1651 के दरमियान में। और ये सिविल वॉर किसके दरमियान में हुई थी, पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान में और रॉयलिस्ट के दरमियान में हुई थी, ठीक है, मतलब किंग्स के दरमियान में और पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स के दरमियान में हुई थी, जिसमें चार्ल्स वन को डिफीट किया गया था और उसको फिर बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है, मतलब इसको मरवा दिया गया था। तो इस वजह से यहाँ पे अब इस सिचुएशन ये आ गई थी
कि यहाँ पे जो है वो पीरियड जो कैरोलाइन पीरियड था वो इसका इख्तिताम हो गया था। अब यहाँ पे थर्ड पीरियड हमारे पास आ जाएगा जिसको हम प्यूरिटन कहते हैं या प्यूरिटन इंटरेगनम कहते हैं या कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं, क्योंकि अब इंग्लैंड जो था वो क्या बन गया था, अब इंग्लैंड कॉमनवेल्थ इंग्लैंड बन गया था। ठीक है, अब प्यूरिटन मूवमेंट को हम देख लेते हैं। तो प्यूरिटन जो नेम्स था वो बेसिकली उन लोगों का कहा जाता था कि जो इंग्लिश के चर्च में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, और ये मूवमेंट तो क्वीन एलिज़ाबेथ वन के ड्यूरेशन में शुरू हो गई थी, मतलब कि 16th सेंचुरी में ये शुरू हो गई थी। तो बेसिकली ये एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, 16th सेंचुरी में शुरू हुई और 17th सेंचुरी में इस मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ लिया था। अब ये क्या चाहते थे, इनके क्या एम्स थे, तो ये रोमन कैथोलिक जो प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, चर्च में, उनसे छुटकारा चाहते थे। ठीक है, जिनको लोग ब्लाइंडली बगैर सोचे समझे फॉलो किए जा रहे, तो उनको नहीं पता कि ये सही है या नहीं सही, बस ये कहते थे कि कैथोलिक चर्च के जो पॉप है जो वो कहते थे, लोग उनको फॉलो करते थे। तो अब यहाँ पे इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी, इतने के लोग जो है वो अब इन चीज़ों को नहीं, वो कहते थे कि ये क्या है कि आप ऐसे किसी को आंखें बंद करके नहीं फॉलो नहीं कर सकते, आपको खुद की अकल दी हुई है, समझ दी हुई है, देखें समझें परखें, उसके बाद आप जितनी भी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है उनको फिर फॉलो करें। तो ये मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट हो गई, इवन कि उसको सेकंड और ग्रेटेस्ट रेनेसांस मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या था, रिवाइवल था, रिबर्थ था मॉरल नेचर ऑफ मैन का, कि इंसान को मॉरली जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है। अब ये ऐसी मूवमेंट थी जो लोगों की लिबर्टी के लिए खड़ी हुई थी। लिबर्टी किससे, उन रूलर्स से, उन रूलर्स ने जिन्होंने इन पे कितने सालों से एक के बाद एक जो है वो इन पे हुकूमत करते जा रहे थे, तो ये उनके ख़िलाफ़ थी। तो ये बेसिकली क्या था, एक रिलीजियस मूवमेंट थी, लोगों को किस तरह से इन चीज़ों से छुटकारा दिलाना चाहती थी ये। ठीक है, तो अब इसके जो मेन ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या था, पर्सनल राइटियसनेस। ठीक है, मतलब कि इंसान को ज़ाती तौर पे ठीक होने की ज़रूरत है, उसको ख़ुद अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, उसको ख़ुद को सही करने की ज़रूरत है, और रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए एक इंसान के पास। ठीक है, तो ये बेसिक ये दो ऑब्जेक्ट्स है इस मूवमेंट के। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इस प्यूरिटनिज़म जो मूवमेंट थी, इसके जो मेन मेंबर्स थे वो बस ये चाहते थे कि इस मुल्क के जो लोग हैं वो ईमानदार बन जाए, फ्री बन जाए और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़ात को ठीक करें। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया। अब जेम्स वन ने तो कंट्रोल किया पार्लियामेंटेरियन जो सिचुएशन थी उसको भी, और जो प्रोटेस्टेंटिज्म की मूवमेंट थी या प्यूरिटनिज्म की मूवमेंट थी उसको भी कंट्रोल किया किसी ना किसी हद तक, कि इसने अपने ही ड्यूरेशन में जो है वो बाइबल की दोबारा ट्रांसलेशन का हुक्म दिया था। ठीक है, फिर चार्ल्स वन की बात कर लेते हैं, तो उसको इससे ये सिचुएशन कंट्रोल ना हो सके और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट बन गई। सो इसको चार्ल्स वन को डिफीट हुआ, 1649 में इसको बिहेडेड कर दिया गया, और प्यूरिटन्स जो है वो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे फिर क्रॉमवेल के अंडर में ये इंग्लैंड था वो कॉमनवेल्थ बन गया था। अब हम लिटरेचर की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो न्यू मॉडर्न जो एक डेवलपमेंटल सेंस थी वो पैदा हो गई थी, स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्वेंस पैदा हो गई थी, कि अब लिटरेचर वो नहीं रहा पहले वाला। ठीक है, अब लोग लिख रहे थे तो वो सोच समझ के लिख रहे थे। ठीक है, जो वो खुद फील करते थे, जो महसूस करते थे, वो एक चीज़ आ गई थी उनके अंदर। ठीक है, और फीलिंग्स, इंटीमेट जो थाट्स होती हैं, सेंसेशंस होती हैं रियल मैन एंड वीमेन की, उन पे वो बात करते थे, उनके बारे में लिखते थे। तो अब जो है वो लोगों ने क्या किया, एम्पिरिसिज्म एक मूवमेंट थी या फिर एक थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब गेटिंग नॉलेज थ्रू द सेंसेस के ज़रिए से नॉलेज गेन करना। ठीक है, तो अब लोगों को जो सही लग रहा था, जो वो ज़ाती तौर पे जिससे उसको सही समझ रहे थे, उसी को ही वो फॉलो करते जा रहे थे अपनी राइटिंग्स में। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो किया जा रहा था, अगर वो लिखने का रूल हो या सोचने का रूल हो, उनको वो ब्रेक करते जा रहे थे। अब रीज़न आर्ग्यूमेंट्स पे बात करते थे वो। ठीक है, और रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस ऐसे फैक्ट्स हैं इन्होंने जो है वो उंगली उठाई थी, और लॉजिकल वो डाउट्स है जिनके बारे में उन्होंने बात की थी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लिटरेचर के थीम्स चेंज हो गए थे।
अब पोइट्री डिक्लाइन हुई थी इस पीरियड में, क्योंकि ज़ाहिर बात है लॉजिकल लिखा जा रहा था और एक रीजनल राइटिंग लिखी जा रही थी, तो वहाँ पे पोइट्री में आपको पता है ये चीज़ें बहुत कम होती है, ठीक है। तो वो प्रोज़ को, अब इस चीज़ ने क्या किया, प्रोज़ को अपलिफ्ट कर दिया, ठीक है। जब आप फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो तो लॉजिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो प्रमोट खुद जो प्रोज़ है वो खुद ब खुद प्रमोट होता है। सो पोइट्री का डिक्लाइन हुआ और प्रोज़ अपलिफ्ट हुआ। अब जो अगर ड्रामे की हम बात कर लेते हैं तो ड्रामा वाज नॉट रिच इन दैट पीरियड, ठीक है। प्यूरिटन एज में वो रिच नहीं था, उस जितना हमें वो रिचनेस हमें रेनेसां ड्रामा में मिलती है वो हमें प्यूरिटन ड्रामे में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्यूरिटन इसको सपोर्ट ही नहीं करते थे, ठीक है। ना जेम्स वन ना चार्ल्स वन के ड्यूरेशन में उनको सपोर्ट किया, थिएटर बंद हो गए थे, और इस वजह से अगर हमें कुछ राइटर्स मिलते हैं, ठीक है, इस एज में जिन्होंने कुछ ड्रामास लिखे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमाल के नहीं लेकिन कुछ ना कुछ लिखा, तो वो बेन जॉनसन का नाम आ जाता है, जॉन मार्स्टन आ जाते हैं, जो है वो थॉमस टैकर आ जाता है, थॉमस हैवुड आ जाता है, थॉमस मिडल्टन आ जाते हैं। तो ये कुछ ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने ड्रामास जो है वो लिखे थे, लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, ठीक है। और उसके बाद जो एक नया जॉनरा आया था वो बायोग्राफी लिखी जाने लगी थी, ठीक है। तो बायोग्राफी के बाद लोगों ने ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू कर दी गई थी, डायरीज लिखना, जर्नल्स लिखना पॉपुलर हो गया था। तो इस तरह की फॉर्म्स जो है वो राइटिंग की निकल के सामने आई थी इस ड्यूरेशन में। क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था 17th सेंचुरी की क्रिएशन इवन के कहा जाता है कि वो क्रिटिसिज्म था। इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई थी इस एज में। लोगों ने जो है वह डाटा को स्टोर करने के लिए, फैक्ट्स को स्टोर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया था। और इंग्लिश लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा प्रोज़ में इस्तेमाल की जा रही थी वो बहुत ज़्यादा लाइट थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी, समझ में आने वाली थी, आसान थी, ठीक है। तो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था इस एज में। सो हम कह सकते हैं कि लिटरेचर जहाँ पे चेंज हुआ वहाँ पे लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज तो पहले भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी रेनेसांस पीरियड में, ठीक है। अब हम 3 स्कूल्स ऑफ प्यूरिटन पोइट्री की बात कर लेते हैं कि प्यूरिटन पोइट्री के 3 स्कूल्स की बात होती है जब हम प्यूरिटन पोइट्री की बात करते हैं। फर्स्ट पे है स्कूल ऑफ स्पेंसर है, जिसको हम रिलीजियस पोइट्री भी कह सकते हैं। जिन्होंने इस स्कूल ने जो पोइट्री लिखी उसको रिलीजियस पोइट्री भी कहते हैं। स्पेंसेरियन वो थे जो एडमंड स्पेंसर को फॉलो करने वाले थे, और पेस्ट्रल जो है वो लिखा करते थे, एलिग्रीज लिखा करते थे, क्राइस्ट के बारे में लिखा करते थे। अब फिनीस और गाइल्स फ्लेचर ये दो भाई थे, उन्होंने इस जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया। और इसके अलावा विलियम ब्राउन है, जॉर्ज विथर है और विलियम ड्रम्बर्ड है। तो ये कुछ जो है वो एडमंड्स को फॉलो करने वाले राइटर्स हैं। उसके बाद मेटाफिज़िकल पोइट्री आ जाती है। तो डन इनका फादर था, मास्टर कहा जाता है मेटाफिज़िकल पोइट्री का जो मास्टर था वो डन था, ठीक है। उसकी बहुत सी हमें पोइम्स मिलती हैं, स्पिरिचुअल रिलीजियस पोइम्स मिलती हैं हमें, ठीक है, लव पोइम्स मिलती हैं। सो रॉबर्ट हैरिक इसके अलावा जो थे जिन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री लिखी वो रॉबर्ट हैरिक है, टॉमस कैरियो है, ठीक है, कैरियो रिचर्ड क्रॉशे है, हेनरी वॉगन है, जॉर्ज हर्बर्ट है, एंड्रयू मार्वल है, जॉन सकलिंग है, रिचर्ड लवलेस है। तो ये कुछ मेटाफिज़िकल राइटर्स थे या पोएट्स थे जो डन के अलावा मेटाफिज़िकल पोइट्री। अब देख लेते हैं कि मेटाफिज़िकल पोइट्री होती किस किस्म की है। तो ये बहुत ज़्यादा जो प्रोफाउंड और डीप प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ये डील करती है, जैसे स्पिरिचुअलिटी होगी या रिलीजियन की किसी एक टॉपिक पे बात करना और इतनी गहराई से बात करना कि आम सोच तो हम इसके बारे में रख ही नहीं सकते। इवन के वो उन चीज़ों के बारे में बात करती थी जिसको साइंस साबित नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री एक तो ये होती है, दूसरा ये है कि इसमें ज़ाहिर बात है अगर वो थोड़ी सी मुश्किल होती है तो वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा आपको सो उसमें बहुत ज़्यादा आपको एग्जैजरेशन मिलती है, मेटाफर्स मिलते हैं, सिमिलीज, पैराडॉक्स, पन, हाइपरबोले, कंसीट्स और ऐसे ऐसे इमेजेस आपको उसमें मिलते हैं जिनका दूर दूर से एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन पोइट ने किसी ना किसी तरह से उसको कनेक्ट ज़रूर किया होता है, ठीक है, कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर कायम किया होता है। तो इस तरह से ये मेटाफिज़िकल पोइट्री की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये एक स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस था इस एज में। और इसके थर्ड नंबर पे हमारे पास जो स्कूल है वो है क्वेलियर पोइट्स, जिनको रॉयलिस्ट भी कहा जाता है। ये बेन जॉनसन के फॉलो करने वाले थे, और ये रॉयलिस्ट इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके लिए लिखा करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी कुछ सर्विसेज हुआ करती थी।
तो ये बेन जॉनसन को फॉलो करने वाले थे। रॉबर्ट हैरिक है इनमें, रिचर्ड लवलेस है, जॉन सकलिंग है, टॉमस कैरी हो, और यही वो पोइट्स हैं जो आप मेटाफिज़िकल पोइट्री में भी देखते हैं। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये क्वेलियर पोइट्स भी हैं, मतलब कि ये रॉयलिस्ट भी हैं और ये मेटाफिज़िकल पोइट्स भी हैं। अब ये जो लिखा करते थे वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए लिखा करते थे, और इनका लिखने का अंदाज़ जो है वो बहुत लाइट और कॉम्प्रिहेंसिव हुआ करता था। ठीक है, स्टाइल्स लिखा करते थे, इलेजीज लिखा करते थे, सॉन्ग्स और लिरिकल पोइट्री ये लिखा करते थे। और ये ज़्यादातर जो है वो जो किंग्स हैं, क्वींस हैं, उनके लिए ये ज़्यादा पोइट्री किया करते थे, इसलिए तो उनको रॉयलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो इस एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए अपने आपके सिलेबस के लिहाज से, जो आपको पढ़ने भी पड़ते हैं। ठीक है, जो फेमस राइटर इस एज का है वो जॉन मिल्टन है। ये बहुत ज़्यादा फेमस, द ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्यूरिटन एज जो हम कह सकते हैं ना, ये वो था। तो ये 1608 में ये पैदा हुआ था, 1674 में इसकी डेथ हो गई थी। पैराडाइज लॉस्ट इसने पोएम लिखी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये एपिक पोएम थी, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी थी, और इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 1667 में पब्लिश हुआ था। तब इसकी 10 बुक्स जो है वो पब्लिश हुई थी। जब सेकंड एडिशन इसका पब्लिश हुआ 1674 में, तो तब 12 बुक शामिल हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से पैराडाइज रिगेन्ड भी इसने लिखी थी। इसके अलावा और भी बहुत से पोइट्री में वर्क्स इसने लिखे थे। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो राइटर है वो है प्रोज राइटर है, जिसका नाम है फ्रांसिस बेकन। 1621 में पैदा हुआ था, 1630 जो है 1 में इसकी डेथ हो गई थी। तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इसने लिखा है, प्रोज वर्क है इसका। द एसेस, ये भी इसका प्रोज वर्क है, और ये बहुत बड़ा प्रोज राइटर था इस एज का, और इसके एसेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।